जिस तरह का वातावरण है अभी जो है, परसेप्शन कहते हैं कि नई रियलिटी है। आप कैसे हैं इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको लेकर धारणा कैसी है लोगों के मन में, इस बात से अब फ़र्क पड़ रहा है। तो निसंदेह दौर ऐसा आया है कि जब आज़ाद आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर जिम्मेदारी समाज की भी तो बनती है ना। जब बुरे इकट्ठा हो रहे हैं तो अच्छे क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं भाई? प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, झूठ चिपकाया जा रहा है ना। आपको सच पता है, आप क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? आपको सच पता है, आप सच्चाई चिपकाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पर्याप्त कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम लोगों को तो अभी तक 1.5 साल हो गए, फील ही नहीं हुआ कि विधायक बने अभी तक तो। और ये मुझे लगा अंदर से कि ये आंदोलन आखिरी उम्मीद है इस देश को बचाने की। तो सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से, अपने स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड देन आई रोट एन ईमेल टू अरविंद जी कि सर ऐसा ऐसा है और आई वांट टू कम बैक टू इंडिया to do more for this cause, this movement and this country. And he said, yes, of course, you're most welcome. Would love to work with a young man like you, but you also need to take care of your responsibilities and all. Then I thought कि यार कब तक सोचते रहेंगे दाल रोटी सब्जी, कब तक अपने पेट की सोचते रहेंगे? कब तक अपने सिर्फ जो 3 4 5 लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसका पेट भरने के जद्दोजहद में आप लगे रहेंगे? इसके बियॉन्ड सोचिए, अगर आप सोच सकते हैं और करिए, अगर कर सकते हैं तो। मेल शॉविनिस्ट की बात करिए। मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन की जो किताब हमारी केजी वाली रही होगी हिंदी की, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। अब उसमें देखिए क्या सिखाया जा रहा है कि पहले क्या होता है, अक्षर सिखाते हैं, फिर सरल शब्द सिखाते हैं, फिर उन सरल शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाते हैं। यही बिल्कुल सही तरीका होता है सिखाने का। यही हमको भी सिखाया गया। लेकिन उसमें क्या सिखाया गया? उसमें सिखाया गया, मुझे याद है, सीता खटपट मत कर घर चल, राम बाहर जा और खेल। ये दो लाइनें हैं किताब के अंदर। अब आप क्या सिखा रहे हैं? बच्चे के सटल सब कॉन्शियस माइंड में आप ये फीड कर रहे हैं कि अगर लड़का है तो बाहर जाके खेल सकता है और लड़की है तो उसका काम घर में रहना है। आपने भर दिया बच्चे के दिमाग में। तो आप जो है ऐसे ही पेट्रियार्की को सींच कर बड़ा कर रहे हैं और ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे आप कल को पढ़ लिख लेंगे और बहुत चालू और तेज़ हो जाएंगे तो कहेंगे कि मैंने अपने घर की औरतों को आज़ादी दे रखी है, मैं उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक बाहर भेजता हूँ पढ़ने के लिए। मैं ही तय करता हूँ कि वो कितने बजे से कितने बजे तक बाहर रहेंगी, मैं ही तय करता हूँ कि वो क्या पढ़ेंगी। नमस्कार दिलीप भाई। नमस्ते। कितनी मुद्दत में गांव में आना हुआ होगा आपका? नहीं, मैं तो इसी मिट्टी का पला बढ़ा हूँ, तो मेरा आना जाना होता रहता है। लेकिन दिल्ली के पास के गांव में आना एक अलग मज़ा है, उसका अलग स्वाद है उसका। और अच्छा है कि आपके साथ हैं इस गांव में। हमारी शर्ट बहुत मैच कर रही है। बहुत कुछ मैच करता है। कोविड के समय में जी बहुत लोग थे जो मदद कर रहे थे। बिल्कुल। हमें लोग बहुत टैग करते थे। कुछ स्टोरीज ऐसी होती थी, कुछ किस्से ऐसे होते थे जो मैं आपसे साझा करता था, कुछ आप मुझसे साझा करते थे। बिल्कुल। कितना सुकून है उस पीरियड में लोगों की मदद कर पाए। देखिए, समस्या का जो विस्तार था, जो आकार था, वो बहुत बड़ा था। और दिन रात लगे रहने के बावजूद संतोष के साथ नहीं सो पाते थे कि आज का दिन अच्छा गया। क्योंकि रोज़ हम लोग बहुत ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं, खाल मोटी नहीं है। आप 100 लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से 10 की नहीं हो पाई। उस 10 में से 2 ये दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि थोड़ा सा जज्बाती आदमी हूँ, तो जब वो 2 लोग इस दुनिया से गुज़र गए, उनका देहांत हो गया, तो अपने अंदर भी कुछ टूट गया, कुछ दरक गया। और ऐसा रोज़ होता रहा जब, तो मन में बड़ा, हफ्ते 10 दिन के बाद बहुत निराशा भर जाती थी। बहुत मुश्किल काम था। बाहर सुकून देने की कोशिश करने से ज़्यादा अपने अंदर पहले सुकून इकट्ठा करना है। और ये जद्दोजहद लगातार चलती रही। तो अच्छी बात ये थी कि इस आपदा में, इस विपदा में सब लगे। क्या हम, क्या बहुत सारे लोग। ये हकीकत में किसी एक सरकार, किसी एक आदमी के बस की बात भी नहीं थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की समस्या से 2-4 हाथ करने पड़ेंगे। संतोष एक ही था कि
जो कहीं से निराश है उसे हमसे थोड़ी उम्मीद मिल जा रही है, थोड़ी मदद मिल जा रही है, हम उसकी मदद करने के लिए ज़रिया बन पा रहे हैं, तो ऊपर वाले का शुक्रिया कर पा रहे हैं, ये संतोष था कि लगे हुए हैं। और इसीलिए बिना इस उम्मीद के कि कहीं से कोई शुक्रिया हासिल कर पाएंगे हम, कहीं से कहीं किसी का थैंक यू मिल पाएगा हमें, किसी का धन्यवाद हमें ज्ञापित हो जाएगा, इस उम्मीद के बगैर लगे रहे तो वो और ज़्यादा बेहतर था। और यही किया इस पैंडेमिक में ही नहीं, बल्कि पिछले पैंडेमिक से लेकर के अब तक की जो यात्रा रही, बग़ैर उम्मीद के करते रहे तो मुझे लगता है कि ये ठीक तरीका था। हमारे संस्कार यही सिखाते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। तो ऐसे कई मौके आए कि जहाँ पे किसी की मदद हुई और वो ढूंढ रहा है कि अरे किसने करी, सुना था वहाँ से फ़ोन आया था विधायक जी के यहाँ से, कोई नंबर दे दो। मैं कहा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मदद हो गई, हम दुआ कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, बस इतना काफ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर पाया, बहुत सारे लोगों की मदद कर पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। पर जो भी हो पाया अपने से उसी के लिए बने थे, और हमारे बस का कुछ और है भी नहीं। हम सेवा, मदद, किसी के काम आने के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदगी में कुछ और भी कर पाऊँगा। तो जो अपने बस की है वो करी हमने। हम इससे पहले आखिरी बार मिले थे जब जिस शाम को मैं और आप दोनों संक्रमित हुए थे, आपको याद होगा। 2 दिन बाद मेरी आपकी दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, शायद मेरी 1 दिन पहले 1 दिन आपके घर बाद वाले आई आज भी थी। कहते हैं वो शाली ने दिया आपको। खैर अब का किसने किसको दिया इसके बारे में पड़ताल करना मुश्किल है। कैसा गया वो पीरियड, अब कैसी सेहत है आपकी, बहुत सब जानना चाहते हैं। अब ऑनेस्टली बताऊं भाई, तो ये बीमारी बड़ी डिसेप्टिव है, और अनुभव के नाम पर हम सब लोगों के पास पिछले वेव का अनुभव था। पिछले वेव में एक वेरिएंट आया, लगभग सभी लोगों को, एक उम्र के ऊपर के जो लोग थे, 45-50 के ऊपर के लोग थे, उनको इफेक्ट करता था। तो मोटा मोटा सब कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे थे कि वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर शुगर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, आपकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं, तो आप टेंशन मत लीजिए। पर इस बार इस बीमारी ने भी अपना मुखौटा बना लिया कई सारा। तो इस बार इस बीमारी ने एक ही तरह से सबको हिट नहीं किया। तो जिसने जिसने ये कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करी कि अरे उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं हुआ होगा, वो बड़ा परेशान हुआ। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ इस बार समझ में आया कि टाइम इज़ द एसेंस। इस बार के वेव में जिसने सही समय पे सही निर्णय ले लिया, वो इस बीमारी से बच सका। जिसने भी देरी की, चाहे दवाई शुरू करने में, चाहे आरटीपीसीआर या एचआरसीटी स्कैन कराने में देरी की, या एडमिशन की, या ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसमें देरी की, कई सारे ऐसे अवसर भी थे जहाँ जल्दी या देर होना उस आदमी के बस में नहीं था। बट फिर भी जो सही समय पे कदम उठा के आगे बढ़ गया, मुझे लगता है कि उसने अपनी जान बचा ली या अपने चाहने वाले की जान बचा ली। ये 2 चीज़ें बड़ी मुझे लगता है कि इस वेव में क्रिटिकल रही हैं। आई थिंक यू विल आल्सो एग्री टू इट बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस दैट वी बोथ हैड। तो टाइम जो है बड़ा क्रिटिकल था। एक और चीज़ मुझे समझ में आई कि दिल्ली के लिए तो तीसरी चौथी वेव थी शायद, बट देश के लिए, दुनिया के लिए दूसरी वेव थी। पिछले वेव से दिगर चुनौतियां थी इस बार। हम में से किसी ने कल्पना, हमने पिछली बार तैयारियां करी कि भाई पेंडेमिक आएगा, इतने बेड चाहिए, तो ठीक है, एलएनजेपी है, दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, बाकी के और बड़े अस्पताल हैं, वो सब हाजिर हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन इस बार जितनी तेज़ी से ट्रांसमिशन हुआ और जितने कम संख्या दिल्ली के अंदर लोगों की वैक्सीनेशन की थी, एंड दिल्ली being able to provide quality health care which is attracting patients from neighborhood also, because of all of this बहुत तेज़ी से दिल्ली के अंदर मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगी। और ऐसे में इस जो चुनौतियां हमारे सामने आई वो एकदम नई किस्म की, नो वन वाज प्रिपेयर्ड। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आम तौर पे दिल्ली के अंदर लगभग 150 टन की ऑक्सीजन जो है अस्पतालों में कंज्यूम होती है, नॉर्मल और आईसीयू मिला के, वो अब जो ज़रूरत है वो अचानक से 5 गुना बढ़ जाएगी। अचानक से 700 साढ़े 700 टन की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगेगी। और दिल्ली बीइंग नॉन इंडस्ट्रियल स्टेट, कहाँ से ऑक्सीजन लाएगी फिर? तो वो जो फंसे, हम उस किल्लत में फंसे। तो ये वैक्सीन की चुनौती आई। वैक्सीन की चुनौती
वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज रहा ही, दवाइयों का बड़ा चैलेंज रहा। मतलब जो लाइफ सेविंग मेडिसिन रही, रेमडेसिविर को तो हालांकि बाद में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हटा दिया, अपने रिकमेंडेशन से हटा दिया, बट टोसिलिजुमैब और उनके सिमिलर जो रिकमेंडेशन थी डॉक्टर्स की, या फिर एम्फोटेरिसिन लिपोसोमॉल वाली जो मेडिसिन थी, इन सब की बड़ी तेज़ी से किल्लत आने लगी। ब्लैक फंगस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे दिल्ली के अंदर। बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ, तो आसपास के लोग भी इस उम्मीद में कि यहाँ इलाज हो जाएगा, वो यहाँ पे आने लगे। तो बहुत अलग किस्म की चुनौतियाँ थी। सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन की थी, और आई थिंक दिल्ली की सरकार अब इसको एक हद तक एड्रेस कर पा रही है, और आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, कर भी लेगी। मेरा भय एक अलग है कि चूँकि पहले वेव में जब हम थे तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि दूसरे वेव की चुनौतियाँ क्या होंगी। मुझे लगता है कि दूसरे वे में जब हैं, हम सबको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि हम सब कर लेंगे, बट हमको बहुत ही ज़्यादा डेटा बेस्ड एनालिसिस करके, एक्सपर्ट्स की राय लेके अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि तीसरे वेव में कुछ ऐसी अलग किस्म की चुनौतियाँ ना आएँ जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ना हो। एंड आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट, दिल्ली गवर्नमेंट इज़ डूइंग, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो मस्ट बी डूइंग इट। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ठीक कह पाने में अपने आप को मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर। मैं चाहता हूँ कहूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, क्योंकि ऐसा कहने से मन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, बट रिक्वेस्ट मेरी ये भी होगी सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख सुन पा रहे हैं कि प्लीज़ पोस्ट कोविड को भी उतनी ही सीरियसली लीजिए जितना सीरियसली आपने कोविड को लिया है। पोस्ट कोविड मतलब आप समझिए इस बात को कि आप अस्पताल से जब डिस्चार्ज होकर नेगेटिव होकर चले जाते हैं, अब आपके संपर्क में कोई नहीं है, अब आपको अपना ख्याल खुद रखना है। आपको अपना ख्याल खुद रखना है, तो बिल्कुल आप इस बात को हल्के में न लें कि वो कोविड था तो दवाइयों की, परहेज़ की और ध्यान रखने की आवश्यकता थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोस्ट कोविड में आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खूब अपना ख्याल रखें। महीना 2 महीना जो है मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस प्रेशर न लें, एग्जर्ट ना करें अपने आप को। एक बार दुरुस्त हो जाएँ, नॉर्मल हो जाएँ, दवाइयों का भी कुछ अगर नेगेटिव असर है वो भी डाइल्यूट हो जाए, तब आप अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आएँ। बट ख्याल खूब रखें, बहुत ज़रूरत है पोस्ट कोविड में। बहुत कुछ सिखाया है कोविड के इस पीरियड ने हमें। आइए चलो। आइए भाई, आइए बैठते हैं। कैसी जगह लगी आपको? मस्त, बढ़िया। दिल भाई, मुझे डर ये है कि शहरों से अभी बीमारी गांव तक पहुंच चुकी है। आप भी गांव पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी ऐसे शहर से आता हूं जो गांव से घिरा है। क्या लगता है कैसे संभाल पाएगा हमारा देश इसको? बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट टाइम अगर हम याद करें तो शहरों में या ऐसे इलाकों में जहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा ज़्यादा है, लोग भिज्ञ हैं, अखबार टीवी से अपने आप को अवेयर रखते हैं, वहीं इस बीमारी की चर्चा, इसके बारे में बातचीत समझ में आ रही है। और गांव में अभी भी लोग तब फर्स्ट वेव में कहते थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, कोई कोविड ओविड नहीं, कोई कोरोना नहीं है। बट इस बार ये जो बीमारी की आग है, इसकी लपट जो गांव तक पहुंची है, और हमने देखा, मीडिया के ज़रिए देखा, ख़ुद भी जाके देखा कि बहुत सारे लोगों को कोविड ने नहीं मारा। सही डॉक्टर या इलाज न मिलने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। तो समझ में आया कि यार सरकारें बनती तो हैं, लेकिन उनकी वरीयताएँ कितनी मिसप्लेस्ड, उनकी प्रायोरिटीज़ कितनी मिसप्लेस्ड हैं। काश कि हिंदुस्तान में अभी भी पहली प्रायोरिटी जो है अस्पताल होती, अच्छे स्कूल होते, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वोट मांगे जाते, लोग चुनाव जीतते और डिलीवर करते, तो शायद इस वेव में हम बहुत सारी जानों को बचा सकते थे। अच्छी बात रही, एक इंसानियत का एक पहलू देखने को मिला कि लोग अपनी वैचारिक विचारधाराओं से दिगर हटके, सामाजिक सोच से दिगर हटके इकट्ठे होकर काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इनफैक्ट सही मायने में इंसान होकर लोग जी रहे थे। इस पैंडेमिक ने हमें इंसानियत सिखलाई। बल्कि मैंने कहा भी कि मेरी तो एक ही कामना है, अगर ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, कुदरत कोई ऐसी चीज़ है जो हम सबको चला रही है, तो मैं तो एक ही चीज़ मांगूंगा कि जैसे हम इस बार इस पैंडेमिक में मोहब्बत से रह रहे हैं ना, एक बार जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, जब फिर से पहले की तरह पार्कों में लोग वॉक करने निकलें, और उस वॉक के बाद, उस जॉगिंग के बाद चाय की दुकान पे इकट्ठे हों, या किसी पार्क की बेंच पे इकट्ठा हों, या किसी चौराहे चौबारे पर इकट्ठा हों, पान की दुकान पे इकट्ठा हों, तो वैसे एक दूसरे का ख्याल रखें जैसे कि इस पैंडेमिक में रखा है।
मुझे लगता है कि अगर इतना कर पाए तो तमाम दिक्कतों परेशानियों के बावजूद, और जो घाव इस बीमारी ने, इस महामारी ने हमें दिए हैं, उसके बावजूद अगर हम इंसान की तरह वैसे ही जी पाए इस बीमारी के गुजर जाने के बाद, इस तबाही के मंजर के बीच जाने के बाद, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ हम सीख जाएंगे। वो कहते हैं ना, ट्राइंग टू फाइंड अ सिल्वर लाइनिंग, वो एक चीज़ मुझे समझ में आती है। मैं अपने गांव की अगर बात करूं, ज़मानिया एक बहुत छोटा सा कस्बा है, बनारस के पास गाज़ीपुर ज़िला है, और बहुत भयावह मंजर देखने को मिला मुझे, मेरे कस्बे की, मेरे इलाके की, मेरे ज़िले की। और तब पीड़ा और दुगनी हुई, और हमने तमाम कोशिशें की वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर पहुँचाने की, वहाँ लोगों की मदद करने की, जितना हो पाया करी। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। व्यवस्था को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि उसके अंदर की ख़ामियों की वजह से इंसानी जानें जा रही हैं। वो आंकड़े नहीं हैं, वो लोग हैं। एक आदमी मरता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। एक अर्निंग मेंबर अगर किसी घर का गुजर जाता है, पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है। हमारे लिए गिनती है, पर किसी के लिए वो बाप है, भाई है, किसी के लिए वो कुछ ऐसा है जिसके आसपास ज़िंदगी की पूरी धुरी बनी। तो इतनी संवेदनशीलता व्यवस्था के अंतर्गत, व्यवस्थागत ढांचे के अंतर्गत आए, इसके लिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को समग्र प्रयास करने चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि इस पूरी महामारी ने हमें इंसान बनना सिखा दिया। आपको लगता कि कभी इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट तक पहुंच पाएंगे? जब आंदोलन में आपने कदम रखा, नौकरी छोड़ी, आप हिंदुस्तान वापस आए, उस समय की कुछ घटना के बारे में आपके मन में क्या चला करता था उस समय? कुछ अपनी जर्नी के बारे में हम लोग बताएं। तो बहुत सामान्य से गरीब से परिवार के लोग थे। हम अभी जितना चल के आए उतना भी खेत नहीं हमारे यहाँ तो, और खेती किसानी वाले परिवार में पला बड़ा बच्चा हूँ, बहुत अभाव में जिया हूँ। तो विधायक तो छोड़िए, किसी छोटे से वार्ड का सभासद बनने का भी सपना हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। कुछ देखा तो सिर्फ ये कि ऐसा क्या किया जाए पढ़ लिख के कि परिवार ने जो संघर्ष झेला है जीवन यापन करने के लिए, माँ ने जो मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, उसको कैसे कम किया जाए, जल्दी से नौकरी पाई जाए, जल्दी से कुछ कमाया जाए, बहनों की शादी हो जाए, ये मिट्टी का घर ईंट का हो जाए, थोड़ी सुविधाएं इकट्ठा कर ली जाएं, ज़िंदगी जीने का तरीका थोड़ा, इससे बियॉन्ड हम कभी सोच नहीं पाते थे। बहुत अभाव में जिए हैं। मतलब कभी कभी जब मैं बहुत जज्बाती होकर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपना बचपन जिया नहीं है, काटा है। ये हालत रही है हमारी। और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई, यहाँ तक पहुँची, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक आने के काबिल हूँ, नहीं हूँ। ये लोग तय करें, ये बाकी लोग इस बात का फ़ैसला करें। बट कंसिस्टेंटली कोशिश यही रही है कि और इसी वजह से नौकरी छोड़ के भी आया कि यार 6-7 अरब लोग हैं, सब तो जी रहे हैं अपने लिए, और अपने लिए जीना पर्याप्त होता तो दुनिया वैसे ही खूबसूरत होती। किसी को प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती इसको और बेहतर करने की। तो ये बहुत इनसफिशिएंट है अपने लिए जीना। और इसी भाव ने अंदर से आंदोलित किया, अंदर से मूव किया, इतना ड्राइव किया कि नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे याद है अभी, आई वाज सेटल्ड इन हांगकांग, और मैं ऑफिस से आया और अन्ना जी के अनशन का एक दिन बीत चुका था। दूसरा दिन था, मैं ऑफिस से आके फ्रेश होके खाना वाना खाने बैठा, तो हम लोग लैपटॉप पे वहाँ पे अमूमन न्यूज़ और ख़बरें वगैरह देखा करते थे। तो मैंने ऑन किया तो चल रहा था लाइव, और मैं एक कौर खा के दूसरा कौर खाने जा रहा था। और आई सॉ कि ये बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं कोई, और ये अनशन में बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, इसके लिए कानून की ज़रूरत है। अब सोच का बॉन्डर चलने लगा कि यार जो बुज़ुर्ग आदमी है, इनको क्या चाहिए इस आंदोलन से? ये क्यों भूखे बैठे हुए? हमारे लिए भूखे बैठे हुए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए भूखे बैठे हुए हैं, और मैं आराम से खाना खा रहा हूँ। मन में आया कि यार ये इतना होना सफिशिएंट नहीं है भारतीय होने के लिए। ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो और अपनी ज़िंदगी सुकून से हांगकांग में जी रहे हो तो आप भारतीय कह सकते हो अपने आप को गर्व से। ये सफिशिएंट नहीं है। आपके जो भाई बहन बाकी आपके देश में रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो, तब आप क्लेम करते हो तो बात समझ में आती है। अदरवाइज़ इतना सफिशिएंट नहीं है कि आप नेशनलिटी शेयर करते हो। और पता नहीं कुछ क्लिक किया क्या था, और मैंने भी खाना छोड़ दिया। और मैंने खाना छोड़ा, और 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया। आई फास्टेड फॉर 6 days देयर।
घर वाले परेशान, सब परेशान, और ये बात ऑफिस के कलीग्स तक पहुंच गई कि ये बंदा है और ये सॉलिडारिटी में जो इंडिया में मूवमेंट चल रहा है एंटी करप्शन, उसमें खाना नहीं खा रहा है। तो लोगों ने कहा यार इट्स अ नोबल इनिशिएटिव, हिंदुस्तानी भाई बहन भी थे वहाँ पे, लेट्स सपोर्ट दिस कॉज। मैं कहा ठीक है चलो। फिर हम लोगों ने वहाँ से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, वहाँ की एम्बेसी पे ज्ञापन देना, यहाँ की सरकार को मेमोरेंडम देना और लोगों को इकट्ठा करके इस मूवमेंट को आइडियाज़ और फंड्स के लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश करना, जितने भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। मतलब एक कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत सुकून तो नहीं पर सुख भरी ज़िंदगी थी, ये कह सकते हैं। लेकिन ये सब करने लगे क्योंकि वो सुख पर्याप्त नहीं लगा। और जब मुंबई वाला एपिसोड हुआ, आपको याद होगा, तो मीडिया स्टार्टेड प्लेइंग द विलन रोल, और ये हुआ कि आंदोलन ख़त्म हो गया, भीड़ नहीं आई, भीड़ ही मानदंड बन गया आंदोलन की सफलता का। दिसंबर, और ये मैं बात कर रहा हूँ धोखा खाने के बाद सरकार से, दिसंबर। और ये मुझे लगा अंदर से कि ये आंदोलन आखिरी उम्मीद है इस देश को बचाने की। तो सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से, अपने स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड देन आई रोट एन ईमेल टू अरविंद जी कि सर ऐसा ऐसा है और आई वांट टू कम बैक टू इंडिया to do more for this cause, this movement in this country. And he said, yes, of course, you're most welcome. Would love to work with a young man like you, but you also need to take care of your responsibilities and all. Then I thought कि यार कब तक सोचते रहेंगे दाल रोटी सब्जी, कब तक अपने पेट की सोचते रहेंगे, कब तक अपने सिर्फ जो 3 4 5 लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसका पेट भरने के जद्दोजहद में आप लगे रहेंगे। इसके बियॉन्ड सोचिए, अगर आप सोच सकते हैं और करिए अगर कर सकते हैं तो। और इस भाव ने इतना मूव किया कि 14 जनवरी 2012 को मैं सब कुछ बोरिया बिस्तरा समेट के, इवन वी हैड HK ID दैट टाइम, मतलब हमको हम लोगों का ID कार्ड मिल गया था, वहाँ रहने की परमिशन जो होती है सरकार की ओर से वो मिल चुका था। हमने सब त्यागा वहाँ पे और कहा कि नहीं अब नहीं, अब ये घर पे बहुत परेशानियाँ हुई, वही सारी परेशानियाँ जो एक्सपेक्टेड थी कि पागल हो गया है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, नौकरी छोड़ दी, चला आया, सब छोड़ दिया, बीवी बच्चे हैं, हैड अ किड एट दैट टाइम। फिर यहाँ आया तो तब से लेके आज तक की यात्रा आपने देखी हुई है, आप भी आंदोलन के साथी हैं, सब कुछ हमने अपने साथ में झेला किया है। बहुत ही खूबसूरत है, कितना प्रेरणादायी है। मैं कभी कभी जब आज़ादी से पहले का आंदोलन पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक चित्र दिमाग में खिंचता है कि पहले जिन्होंने भी आंदोलन जिए हैं, जिन्होंने भी आंदोलनों में हिस्सा लिया है, उसका पूरा लेखन हमारे सामने तक पहुंच पाता था, उतनी ईमानदारी से, उतना सच सामने आ पाता था। अब बीच में एक जैसे दीवार सी है, वो आपको, उनके पास हाथ में लेंस हैं, उनके पास सारे वो औजार हैं कि वो उन तथ्यों को, उस सच्चाई को किस तरह से आप तक पहुंचाएं। कितना मुश्किल है कि आने वाली जनरेशन तक, क्योंकि आप साहित्य से भी जुड़े हैं इसलिए आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कितना मुश्किल है कि आने वाली जनरेशन तक आंदोलनों के सच और ऐसे लोगों का सच जो वास्तव में देश को बदलना चाहते हैं, सच्चाई के साथ पहुंच पाए। देखिए आज के हम तो बड़े मामूली से लोग हैं और बहुत सारे प्रबुद्ध प्रज्ञ लोग जो इस बारे में बहुत, मैंने देखा है, चिंतन करते हैं, बुद्धि विलास करते हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरह का वातावरण है अभी जो है, परसेप्शन कहते हैं कि नई रियलिटी है। आप कैसे हैं इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको लेकर धारणा कैसी लोगों के मन में, इस बात से अब फ़र्क पड़ रहा है। और इस धारणा के बनने बिगड़ने या बनाने बिगाड़ने के लिए एक दौड़ चल रही है, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी इस धारणा वाले चक्र या कुचक्र कहें, जो भी कहें आप, इसमें फंसे हुए हैं। अब ये ऐसी लड़ाई है कि इस लड़ाई में ये एक बस है, या तो आप इसमें चढ़ेंगे या इसके आगे आके, इसके नीचे आके मर जाएंगे आप। इस लड़ाई में सारे लगे हुए हैं, सारे भागे जा रहे हैं। तब मुझे लगता है कि सच को दफनाना बड़ा मुश्किल होता है, बीज की तरह होता है, पेड़ बन के निकल आता है बाद में। तो उम्मीद अब फिर उन ऐसे कुछ लोगों से होती है, दौर को, युग को, समाज को, जिनके हाथ में जिम्मेदारी की कलम होती है। अब उस जिम्मेदारी की कलम से चाहे वो साहित्य गढ़ रहे हों, खबरें लिख रहे हों,
या इतिहास रच रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, अगर उस जिम्मेदारी की कलम में निष्ठा और सच्चाई की स्याही है तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, कम या ज़्यादा ही सही, पर आगामी पीढ़ियों को, जो आने वाली संतति उसको सच टुकड़ों में या हिस्सों में जैसे भी पहुँचेगी। आज भी वो दिक्कत है, ये दिक्कत कल को भी रहेगी, पर ऐसा नहीं होगा। मैं आशावादी होकर कह रहा हूँ कि सच ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम ऐसे माध्यम और मंच उपलब्ध हैं जहाँ झूठ इतने सलीके से परोसा जाता है कि सच उसके सामने बदसूरत लगने लगता है, बेस्वाद लगने लगता है, छोटा लगने लगता है, बौना हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सच की रोशनी ऐसी है कि आपको बताने के लिए जो झूठ वाला बल्ब है उसको फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सच वाला बल्ब है ना उसको आप ऑन कर दीजिए। आप खाली अपनी रोशनी से सबको बता देगा कि सच क्या है। तो मैं ये सबसे कहता हूँ इस बात को, नए लिखने वाले, नए तरीक़ों से लिखने वाले, इतिहास गढ़ने वाले, इतिहास मरोड़ने वाले, इतिहास जो भी लिखता है अपनी जड़ें तलाश करने की कोशिश करता है। इतिहास के साथ सबसे बड़ी समस्या यही रही है, सब अपनी रूट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लिखेंगे तो आप पीढ़ियों के साथ न्याय कर रहे होंगे। क्योंकि हम गैर ज़िम्मेदार कहे जाएंगे अगर आज से 50 साल बाद कोई आज के दौर की किताब पढ़े और ये समझ न पाए कि उस दौर में सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक वातावरण, साहित्य का स्तर, गीत संगीत की धारा दिशा, फिल्मों के प्रकार, लोगों का रहन सहन, वेश और भूषा, ये सब समझ न पाए तो सोचिए हम कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो मौलिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ कुछ लोग रास्ते गढ़ते रहें। मुझे लगता है कि इतने से भी हम उतना कर पाएंगे कि आगामी पीढ़ियां हमें दोष न दें, और कर रहे हैं लोग। मैं बिल्कुल निराश नहीं हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है बेखौफ, बेसाख्ता, बेपरवाह लिख रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, ख़बरें लिख रहे हैं, और उन लोगों को याद रखा जाएगा हमेशा। जिन लोगों ने कुछ नहीं लिखा, जिन्होंने लीपा पोती करी, याद तो उन्हें भी रखा जाएगा, पर इन लोगों को याद रखा जाएगा इसलिए कि इन्होंने सच की रोशनी को ज़िंदा रखा। अब हम आजकल देख रहे हैं कैसे ट्विटर के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है, कैसे कार्टूनिस्ट जो हैं, जो बेबाक लिखते हैं, बेबाक ड्रॉ करते हैं, उनको कहीं ना कहीं संयमित करने की कोई योजनाएं बन रही हैं। ऐसे में ये सपना देखना कि भारत, उसके मतलब एक उदारवादी भारत तैयार हो पाएगा, कैसे इतना आशावादी रहा जाए? देखिए, मेरी कविता मैं आपको अभी इस बातचीत के दौरान आगे पढ़ के सुनाऊंगा, पर ये तमाम कोशिशें होने के बावजूद आपको पता चल पा रहा है ना कि ये हो रहा है। जिसे आपको पता चल रहा है, बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि यार ये हो रहा है, और बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, और बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो सरकारें जो असल से नहीं डरती, असल से डर के, हकीकत से डर के सही कदम नहीं उठाती, वो कार्टून से डर जाती हैं। मतलब फिर कार्टून छोड़ो, सरकार से बड़ा कार्टून कोई नहीं है। एक ट्वीट से आप ऑफेंड हो जाते हैं। मैं तो सोच के घबराता हूँ कि हमसे पहले के दौर में जितनी बेबाकी से लिखा गया है, जितनी बेबाकी से कबीर ने लिख दिया, जितनी बेबाकी से हरिशंकर परसाई ने लिख दिया, फणीश्वर रेणु ने लिख दिया, वो शायद आज के दौर में होते तो सेडिशन चार्जेस झेल रहे होते, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होते। तो निसंदेह दौर ऐसा आया है कि जब आज़ाद आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर जिम्मेदारी समाज की भी तो बनती है ना। जब बुरे इकट्ठा हो रहे हैं तो अच्छे क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? भाई प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, झूठ चिपकाया जा रहा है ना। आपको सच पता है, आप क्यों नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? आपको सच पता है, आप सच्चाई चिपकाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पर्याप्त कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो इस जिम्मेदारी के बोध का अभाव भी उन लोगों को अपने पैर पसारने की पर्याप्त जगह देता है। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत बुरी तरह से कोई एक व्यक्ति किसी को ट्रोल कर रहा है, बहुत सारे लोग हम उसको कर रहे हैं, हमको हमें क्या मतलब है, पर नहीं, वो उसको कर रहा है, आज उसको कर रहा है, कल तुमको करेगा, बिल्कुल करेगा। इकट्ठे हो जाओ आप,
और जो सच है उसको कहो, आपको उसके स्तर पर उतरने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, सच्चाई का बल्ब हमें स्विच ऑन कर देना है खाली, उसके लिए किसी और के बल्ब को फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो अपना वाला खाली ऑन कर देना, अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वो ऑन भी नहीं कर रहे हैं हम इकट्ठे भी नहीं हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी का बोध लेकर हम प्रश्न करें तो सही है, और जिम्मेदारी के बोध के साथ प्रश्न भी करें, और जो ज़रूरी कदम उठाने चाहिए वो भी उठाएं, तब चीज़ें बेहतर होंगी। और हवा खुशबू कौन रोक पाया है? सच्चाई बिल्कुल इन्हीं की तरह होती है, हवा की तरह, खुशबू की तरह। मुट्ठियों में बांधने से कोई तख्त पे बैठा बादशाह सोचे, तो एक शेर है कि तुमसे पहले जो तख्त नशीन था, उनको उसे भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये बड़ा अच्छा शेर है, और ये शेर कम आईना ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जो तख्त पे बैठे एक बार, वो सुबह शाम एक बार इसको देखना चाहिए। मुझे लगता है ये इस तरह की बात कह पाने में हौसले के साथ साथ एक इनोसेंस का भी रोल है। ऐसे बड़े बड़े कदम, जैसे आपने जब 2012 में वो कदम उठाया था, 2011 में जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, तो उसमें हौसले से ज़्यादा उम्मीद और इनोसेंस थी। आप क्यों, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी तो पॉलिटिकल पार्टी है, पर तब पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई डेफिनेट पाथ नहीं था। तो आपके अंदर उम्मीद और वो मासूमियत नहीं होगी। अगर आपके अंदर छल कपट होगा तो आप कैलकुलेट करके स्टेप लेते हो। हाँ, उस समय तो पागलपन था, जुनून था। वो पागलपन और जुनून जो है, दैट हैड कम आउट ऑफ योर इनोसेंस एंड out of the mere fact that you love your country and you want to do something, you feel absolutely that this is the last chance to save your country. वो नहीं होगा तो कैलकुलेशन करेंगे तो आप बोलो एग्जैक्टली कदम आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो कभी EMI परेशान करेगी, तो कभी बच्चे की फीस परेशान करेगी। तो जो नॉन कैलकुलेटेड तरीके से आंदोलन में कूदा, वो उस मासूम दिल को लेके आया था यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है। लोग कहते हैं कि पावर होने से ज़्यादा पावर का नशा होना खतरनाक है। बिल्कुल। कैसे बचते हैं इस पावर के नशे से? हम लोगों को तो अभी तक 1.5 साल हो गए, फील ही नहीं हुआ कि विधायक बने अभी तक तो, क्योंकि कुदरत ने सत्यानाश के ऊपर सत्यानाश बरपा रखा है, कहर बरपा रखा है। फरवरी में जीते, दंगे हुए, वहाँ रात कार्यों में लगे, इसके बाद कोविड की वेव आ गई। मास्क अभी कान टेढ़े हुए थे मास्क लगाते लगाते कि फिर ये दूसरी वेव आ गई। मुझे लगता है कि जब तक सेवा का भाव सर्वोपरि है और आपको याद है कि आपकी जड़ें कहाँ हैं, तो आप रूटेड हो, बिल्कुल, तो आपके सर में सत्ता का नशा चढ़ता नहीं है। मेरे व्यवहार में है कि मैं कहीं उठ बैठ जाता हूँ तो लोग अरे विधायक जी यहाँ बैठ गए। मैंने रियलाइज़ कि भाई मैं तो खेती करने वाला आदमी रहा हूँ। मैंने लिटरली मतलब जो हमारे हल होते हैं वो चलाए हैं, पाटा पे बैठ के खेत को पाटा है हमने कुदाल चलाई, हमने गाय भैंसें दुही हुई हैं, अभी भी करते हैं। इनफैक्ट मैं जब जाता हूँ तो मेरा बच्चा यहाँ रहता है, वो भी भैंस का दूध निकालता है, गाय का जो गोबर होता है उसे कंडे बनाता है अपने हाथ से। इस बार गया था तो मैं साथ में नहीं था, तो उसने प्रॉपर वीडियो बना के भेजी मेरे को और बताया कि पापा गोबर निकला, तुरंत उठाया, गरम गरम था, इसके बाद उसमें पुआल वगैरह मिला के मैंने कंडे बना के यहाँ पे रखे और सुखाए। तो हम तो वैसे ही हैं, तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं। और वजह वही है जो मैंने बताई आपको, कि अगर आपको अपनी जड़ें याद हैं तो, और आपको पता है कि यहाँ पे आप किस लिए हो, पर्पज़ आपको पता है, तो फिर आपके अंदर वो जो कुर्सी की ताकत का पागलपन है वो आपके सर पे सवार नहीं होता। कई बार बहुत ज़्यादा जो सम्मान मिलने पे एक बार को ये फीलिंग आती है, पर अगली पल झटका, नहीं यार क्या बात कर रहे हो, तो ठीक रहता है। कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी तक तो। और मैं तो दुआ भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि जिस दम ये हो उस दम यहाँ से निकाल के कहीं सड़क पे पटक दो भाई, किसी काम करना छोड़ो, नहीं चाहिए। आपने बच्चे का जिक्र किया, जो बचपन आपने देखा है, आपने जिया है, कितना आप कैसे चाहते हैं कि बचपन वापस आपका बेटा, आपकी बेटी जिए? अब एग्जैक्टली वो तो नहीं जी पा रहा है। देखिए स्कूलों की दिक्कत ये है कि किताबों में जो ज्ञान भरा पड़ा है वो सब सिखा देते हैं। बच्चा बड़ा होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, पता नहीं क्या क्या बन जाता है, पर अच्छा इंसान बनना वो मिस कर जाता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने कहा आपको कि मैंने बचपन जिया नहीं है, काटा है। जब मैं 11वीं क्लास में था, और मैं बिल्कुल इसको बढ़ा चढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त जानते हैं इस बात को, तो ज़िंदगी में पहली बार मैंने जूता पहना था। अच्छा। अभाव का स्तर ये था। 11वीं क्लास? 11वीं क्लास में। वो भी कैसे
ट्यूशन पढ़ा के 1 साल ट्यूशन पढ़ाया, तो 1 साल में जो ट्यूशन का पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे से मैंने, और इतना क्रोध था अपनी अवस्था और अभाव की परिस्थिति को लेके कि मैंने अपनी औकात से 10 गुना ज़्यादा महंगा जूता खरीदा उस समय जाके। मतलब वहाँ हमारे यहाँ कस्बे में तो कुछ था नहीं, तो बनारस जाके जूता, 11वीं क्लास में जो बच्चा जूता खरीदेगा उसके पहले की सर्दियाँ उसने कैसे काटी होंगी, इसकी कल्पना करिए आप। चप्पलें पहन के काटी होंगी या मोज़े पहन के चप्पल पहन ली हुआ, ऊन का, मम्मी हमारे यहाँ घर पे नानी जो मोज़ा बनाती थी ऊन का, तो वो पहन के अपना निकल लिए। या बहुत कुछ हुआ शादी ब्याह टाइप का, तो स्कूल का शूज़ जो है ड्रेस वाला, जो कि बढ़ते हुए बच्चों के पैर होते हैं, तो अगले साल किसी काम भी नहीं आता, वही अपना ठूस ठास के अपना सिस्टम बना लिया। अभी वो स्थिति नहीं है, अभी द लिविंग लाइफ विद डिग्निटी, बट मेरे मन में ये रहता है कि जो बच्चे अभाव में जीते हैं वो इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीज़ों के महत्व को समझते हैं। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। और इसका बड़ा फ़ायदा, मैं कुछ छोटे एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ, कान्हा और जोया 2 बच्चे हैं मेरे, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभाव में जीने का अभी जो दिक्कत चल रही है ना लोगों के साथ आज की सोसाइटी में, वो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की दिक्कत। हाँ, बहुत तेज़ी से सब कुछ बहुत जल्दी। मतलब बच्चे ने कहा पापा पिज़्ज़ा, तो बाप कहेगा भाई पिज़्ज़ा भी ले और बर्गर भी ले। पापा साइकिल, अरे साइकिल, हेलमेट और नी कैप और शोल्डर गार्ड सब इकट्ठा ले, तुरंत ले। अच्छा कोई अगर समझ, अरे भाई साहब ऐसे नहीं, बच्चे ने कहा नहीं, और अरे किसके लिए कमा रहे हैं, ये रिप्लाई याद। ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बहुत डेंजरस है, बहुत सटल तरीके से आपके बच्चे की परवरिश जो अच्छी होनी चाहिए उसके राह में बहुत बड़ा रोड़ा उसको ख़राब कर रहा है। उसको थोड़ा सा अभाव में जीने सिखाइए आप। समझा मैं आपको एक छोटी सी बिल्कुल समझाता हूँ। मैं 2 एग्जांपल दूंगा, एक बच्चे की बात बताऊंगा और एक अपने बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। कई 2.5-3 साल पहले की खबर है, बेंगलोर के अंदर एक छोटी बच्ची 8 साल की थी, वो टीवी देख रही थी, खबर छपी थी और बहुत देर तक देखने लगी। छुट्टियाँ शुरू हुई थी, आई थिंक 4-5 घंटे देखा होगा, पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं। खबर छपी थी अंग्रेजी के अखबार में। माँ ने उसको डांट दिया और रिमोट छीन लिया। लड़की गई ऊपर कमरे, सुसाइड कर लिया उसने बच्ची। ओह माय गॉड। क्यों हुआ बाद में समझ में आया कि 8 साल तक उस बच्ची को माँ ने कभी इतनी बुरी तरह से डांटा ही नहीं था। जो जो उसने कहा सो उसको मिला, सब कुछ मिलता गया, सुख सुविधाएं सब कुछ उसके पास थी। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ने उस बच्ची को ये नहीं सिखाया कि अपनी छोटी छोटी चिंताओं को हैंडल कैसे करते हैं, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से 2-4 हाथ कैसे करना है। जब ये नहीं सीखा उसने, तो माँ का गुस्सा करना, रिमोट झटके में छीन लेना, वो एक अभाव की स्थिति, उस अभाव की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजरस है। मेरे घर में क्या होता है, मेरे जेब में 100 रुपये है, बच्चे को 50 की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ नहीं यार 40 ही है मेरे पास, जानबूझ के बोलता हूँ। आई डू इट विद एन इंटेंशनली करता हूँ मैं ऐसा। और फ़ायदा क्या है ये समझिए आप। पिछले साल की बात है, मतलब जो होली हमने बगैर कोविड के मना ली तब की बात है। सॉरी उसके भी 1 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है। हाँ मतलब ये एक होली तो कोविड में निकल गई, उसके पहले वाली होली के पहले की होली की बात है। तो कान्हा बोला कि पापा पिचकारी चाहिए। कहा चलो ले लो। कितने साल का था कान्हा उस समय? 8-9 साल का था करीब। तो बोले पापा टैंक वाली पिचकारी चाहिए। चलो अपनी बहन के लिए भी ले लेंगे, पीछे बहन लेते हैं, और ऐसे पाइप निकला रहता है। चलो भाई ले। तो दुकान पे गया मैं उसके साथ। अच्छा उसको पता है कि पापा के पास पैसे नहीं है, तो दुकानदार से मैंने पूछा कितने की, तो उसने बताया भाई ये 1595 की है। मेरी तरफ देखा, मेरे को शिफ्ट हो गया। फिर नीचे पे आया 900 रुपये वाली पे आ गया। मैंने कहा फिर भी टेढ़ा मुँह किया मैंने। फिर और शिफ्ट हुआ 500, फिर 375 रुपये की एक पिचकारी उसको पसंद आई। टैंक वाली थी, छोटा टैंक, छोटी बंदूक, वो उतने में खुश हो गया। मतलब जोया के लिए, तो जोया के लिए भी उसने 250 रुपये की वैसी एक और पिचकारी उसने ले ली। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, उस साल उसने होली खेली। और अगले साल की बात मैं बताता हूँ, मज़ा जो उसने सीखा उसका मज़ा अगले साल आया। अगले साल वो बोलता है पापा होली आ रही है, पिचकारी नहीं चाहिए। पिछली बार वाली जो है ना अभी भी काम कर रही है, मेरी भी और जोया की, हम लोग इस बार उसी से होली खेल लेंगे। मुझे लगा कि ये अभाव में जीने का फ़ायदा है कि बच्चे को पैसे का महत्व समझ में आया कि बड़ी मुश्किल से आते हैं पैसे। अब जो है हर चीज़ में वो उसी दृष्टिकोण से सोचता है। कितना बेहतरीन। उसको कपड़े खरीदा, हमारा मन होता है कि 3 टी-शर्ट ले, पापा एक काफ़ी है, या 2 ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे।
पापा बाल कटाने, पापा आप ही काट दो, क्या जरूरत है पैसे बर्बाद करने की, आप ही काट दो। पूरे 1.5 साल तक मैं ही बाल काट रहा हूँ उसके, मतलब और खुशी खुशी कटवा लेता है, एकदम आराम से कटवा लेता है। और उसके पीछे उसको एकदम क्लियर मैसेजिंग है कि ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे पता होना चाहिए कि बर्बाद नहीं कर सकते, पापा के पास 40 रुपये हैं, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन क्या ज़रूरत है अभी, ठीक है ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल जाना होगा तो कटवा लेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से कटवा लेंगे सैलून में जाके भी, तो ठीक है छोटा कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से हमें अपने बच्चों को, इस दौर के बच्चों को बचाना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। ये एक संकट है और मुझे लगता है कि इसको एड्रेस हर स्तर पे, सरकार, स्कूल, अभिभावक, शिक्षक, हर स्तर पे इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी जैसे है। हम लेटेस्ट स्टेज पे हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस कोई एक दिन में नहीं पैदा होता। बच्चे ने कहा साइकिल दो, तो देना है आपको, मन बना लिया देना है, 3 महीना वेट कराओ ना उसको, 3 महीना वो झेलेगा ना, साइकिल नहीं दी, साइकिल नहीं दी। अब जब वो झेल रहा है, अब आपको लग रहा है कि यार क्यों परेशान करो, देना है तो अभी नहीं, वो अपनी उस छोटी सी चिंता को, अपने छोटे से स्ट्रेस खुद को तैयार कर हैंडल कर रहा है। जब वो बाहर की दुनिया में निकलेगा ना, इससे भी बड़ी चिंताएं और इससे भी बड़ा तनाव उसको झेलना है। अब प्रिपेयर, हमारे साथ सही हुआ था, मम्मी बिस्कुट चाहिए, ये कंटाप देंगे, कल खाया था ना, ये तो ज़्यादा हो गया। हाँ नहीं, अरे खाए हमने कंटाप भाई, हमको कहाँ पैसे, मेला देखना है, अगर हमारा मेला देखना एक बहुत बड़ी बात हुआ, दशहरा का मेला लग रहा है, चवन्नी मिल गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खैर सस्ती का दौर था, महंगाई का दौर है, बट ऐसे ही जिया है। ऐसा नहीं कि मम्मी के पास 1 रुपये नहीं थे, थे 1 रुपये, लेकिन चवन्नी दी मम्मी, नहीं इतना ही ठीक है। मुझे याद है हमने कितने साल पहले से पटाखे जलाना बंद कर दिया। मतलब ये कहा जाता था परिवारों में कि ये तो सिंपली पैसे को आग लगाना है। मुझे याद है मैंने आखिरी पटाखा कौन सी क्लास तो मुझे याद नहीं, पर 110 रुपये का खरीदा था और बहुत सारे आए थे। तो अब दोनों में से दोनों बच्चे जो है मेरे बिल्कुल जिद नहीं करते पटाखों के लिए, उनको पता है कि ये पैसे बर्बाद करना है। कहते हैं पापा किसी गरीब को राशन खरीद के दे देंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, अच्छा ऐसा कर लेंगे। वो देखते हैं ना आपको ये सब करते हुए, तो वो वैल्यूज इनकलकेट होती हैं। तो वो है। और मुझे, मैं मतलब मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा पिता नहीं हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि सभी माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप होना चाहते हैं। दे ऑल विश टू बी दैट काइंड ऑफ पेरेंट्स। और अगर वो होना चाहते हैं तो सब कुछ होने के बावजूद बच्चों को थोड़ा सा अभाव में जीना सिखाइए, थोड़ा सा अभाव में, इस स्वभाव में, अभाव के स्वभाव में जिएंगे, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। वो आसपास होने वाली चीज़ों के महत्व को समझेंगे। क्या कमी लगती है आपको? अपना आपने बोला कि मैं शायद बेस्ट पिता नहीं हूँ, क्या कमियाँ महसूस होती हैं कई बार कि समय नहीं दे पाते? बहुत खुद से शिकायतें रहती संवेदनशील हैं। विषय है ये, और ऑब्वियसली कल को ये बच्चे परिवार के लोग भी देखेंगे, सो आई कांट, आई हैव टू टेल द ट्रुथ एक्चुअली। बहुत दिक्कत होती है समायोजन में, जब आपका दायरा बड़ा होता है, सामाजिक प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ता है, आप बहुत सारे लोगों से जुड़े होते हैं, और आप जब जुड़े हो सिर्फ इतना नहीं, बल्कि वो जुड़े हुए लोगों की आपसे अपेक्षाएं होती हैं, तो फिर आपके पास आती है समस्या समायोजन की। और घर पे समायोजन, घर में परिवार के अलग अलग सदस्यों के साथ समायोजन, बाहर में समायोजन, और बाहर में भी कई तरह का आपका सामाजिक प्रभाव क्षेत्र है, कई तरह के आपके सोशल, कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिन्होंने आपको वोट किया, कुछ लोग आपके दोस्त हैं, कुछ लोगों ने आपसे मदद पहले ली हुई है तो उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो ये अलग अलग स्तर का समायोजन जो है आपके जीने के तरीके पर अपना असर तो रखता है। ये वो नमक है कि कम या ज़्यादा होने पर अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। और इस समायोजन की समस्या से हम लोग भी जूझते हैं, बट यही है कि अब समझाना है, बच्चे को समझाते हैं कि बेटा बिल्कुल आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर यू, और बट नाउ आई हैव अ एक्सटेंडेड फैमिली। तो उस एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, और उसमें उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। उनको ये महसूस कराना पड़ेगा कि अगर कोई बीमार है और मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप अगर ज़िद कर रहे हो कि नहीं पापा मेरे साथ खेलो, तो आप सोचो कि उस बीमार के साथ क्या कर रहे हो। और टचवुड मतलब पूरी फैमिली इस बात को इतनी अच्छे से समझती है कि इवन इफ़ आई हैव प्रॉमिस कि अभी चलेंगे बाहर घूमने, और उनको पता है कि इस ट्राइंग टू हैंडल, और वो यही एक चीज़ है, लोगों के हेल्थ रिलेटेड जो इशूज़ होते हैं बिल्कुल इंटरवीन नहीं करते, नहीं पापा आप कर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी, एकदम शांति से कोऑपरेट करते हैं। तो मतलब अब वो इन्वॉल्व हो गए हैं इस चीज़ में, दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट यस इट्स एन एक्सटेंडेड फैमिली नाउ, ये एक बड़ा परिवार सा बन गया है जहाँ, और वो देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं, पापा उनके पास जाते हैं, तो ये आना जाना, मिलना जुलना, ये परिवार के उस भाव को भी जीवंत रखता है। अब कंप्लेन नहीं करते। हाँ, अब धीरे धीरे फिर भी अब बाल मन है तो शिकायतें तो होती हैं,
पिछले 1.5-2 साल से शिकायत चल रही है कि सर्दियों में बर्फ़ दिखाने ले चलिए, हमने कभी बर्फ़ गिरती हुई नहीं देखी, या पापा समंदर के किनारे चलिए, हमारे बच्चों ने समंदर नहीं देखा, या बच्चा कहता है कि पापा 2 साल का तब हवाई जहाज़ में बैठा, उसके बाद हवाई जहाज़ में नहीं बैठा, 12 साल का हो गया, हवाई जहाज़ में बिठा दो। तो इस तरह की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं उनकी, और कोशिश करूँगा कि इन सब के बीच अगर उन मोर्चों पे भी सफल हो सकूँ, एक अच्छा पिता बन सकूँ, तो अच्छा लगेगा मुझे। क्या लिख रहे हैं आजकल आप? लिखने पढ़ने का सिस्टम बड़ा अजीब सा है। 2 किताबें हमारी अधूरी पड़ी हुई हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसे होता है सबके साथ। मैंने पूछा कई सारे लिखने पर, भाई ऐसा भी होता है कि कोई किताब शुरू करो आधे में रह जाए? बोले हाँ बिल्कुल होता है, वो तो वैचारिक प्रवाह है। और कभी कुछ ऐसा हुआ कि सोच का पहिया जो है एकदम, सोच का रथ एकदम अलग दिशा में मुड़ा और सब कुछ छूट जाता है। तो 2 किताबें तो अधूरी पड़ी हुई हैं। एक जो हमारी चौथी किताब थी वो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने के बाद हमने बच्चों की कहानियाँ लिखी थी, टपकी और बूंदी के लड्डू। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि वो टपकी और बूंदी के लड्डू जो है अब उर्दू में भी ट्रांसलेट होके आ गई है। छप चुकी है और पिछले 3 महीने से हम उसको लॉन्च करने की, मुंबई से छपी है, वहीं लॉन्च होना उसका, लेकिन अब लॉकडाउन और कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा। अब चीज़ें अगर थोड़ा सा बेटर होंगी तो हम लॉन्च करेंगे उसको। उस किताब के बाद 5वीं किताब भी उसी बुक की, टपकी और बूंदी के लड्डू वाले क्रम में ही पार्ट 2 भी आ रही है। हम इसको ज़िंदा रखेंगे। टपकी एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कहाँ से आया था इसका विचार? बताता हूँ। तो दूसरी किताब भी 15 कहानियों की एक पूरी हो चुकी है, बच्चों वाली, और उसके बाद हम एक उपन्यास पे भी काम कर रहे हैं। अरे वाह। तो टपकी का बैकग्राउंड ये है कि टपकी नाम जो मेरी छोटी बेटी है जोया, उसने दिया है। अच्छा। और मैंने पूछा भी कि ये नाम कहाँ से है? बोले पापा हर बात में टपक जाती होगी लड़की है तो उसका नाम टपकी रख दीजिए। मैंने कहा ठीक है, टपक जाती होगी तो टपकी नाम रख देते हैं। तो कैरेक्टर ऐसा ही है बेसिकली। क्या नाम हम और आप नहीं सोच सकते, नहीं, बच्चे का मन नहीं सोच सकता। देखिए चाइल्ड बच्चों की कहानियाँ लिखने का सबसे बड़ा जो वो है कि इसको लिखते बड़े हैं। आप समझिए, बच्चों की कहानियाँ बच्चे नहीं लिखते, बहुत कम लिखते हैं, लिखते बड़े हैं। तो मुझे तो एक चीज़ तो ये लगती है कि अगर आपके अंदर वो बच्चों का कच्चापन नहीं है, वो अनगढ़पन नहीं है, या उनके मिट्टी के करीब के स्वाद को आप, उस गंध को आप महसूस नहीं करते हैं, तो आप बच्चों की कहानियाँ तो नहीं। अब मुझे लगता है समहाउ कि वो अनगढ़पन, वो कच्चापन है। मैं बच्चों के साथ घुल मिल जाता हूँ। मेरी बेटी कहती है आपको खाना पीना ना दिया जाए और बच्चों के बीच छोड़ दिया है तो आप सालों तक जी लेंगे, क्योंकि आप उनके बीच जाके उनके जैसे ही हो जाते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड विद दैट माइंडसेट। तो रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के लिए लिख तो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, पर अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है। एक समस्या तो ये लगी, मैंने कहा हिंदी में लिखा जाए। इस गैप ने मोटिवेट किया, चलो भाई हिंदी में देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। दिन में रियलाइज़ कि हिंदी में जो लिखा गया है उसमें काफ़ी कुछ जो है ऐसे कैरेक्टर्स को लेकर लिखा गया है जो मेल हैं, फीमेल कैरेक्टर्स नहीं। जो भी लिखा गया है बच्चों के लिए हिंदी में, उस पर नज़र डाली तो पता चला कि जो कैरेक्टर्स बुने गए हैं वो सब मेल हैं। एक समस्या तो ये नज़र आई। अच्छा। जैसे आप देखिए भीम आता है, कृष्णा आता है, तो सब में मेल कैरेक्टर ही हीरो है, सेंटर में मेल कैरेक्टर है। एक प्रॉब्लम तो ये लगी। दूसरी प्रॉब्लम लगी कि ये सारे सुपर पावर्स के साथ हैं। मुझे लगा कि बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि बचपन से ही बच्चों को हम फैंटेसी लैंड में जिंदा रख रहे हैं। मतलब डोरेमोन है, गैजेट है, सब हो जाता है, शकल का बुम है, पेंसिल है, पिज़्ज़ा बनाएगा तो पिज़्ज़ा। तो बच्चा हकीकत में जी नहीं रहा, सुपर पावर जो है उसको हमेशा जो है एक फैंटेसी लैंड में जीने को रख रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये सारे वो अंतर हैं। अच्छा, प्लस आज के दौर की सच्चाई को जानने की ज़रूरतें भी अलग अलग है। पंचतंत्र की कहानियों ने बतलाया जब कि सच बोलना अच्छी बात है, तो उस दौर की ज़रूरत थी, आज की भी ज़रूरत है। शाश्वत सत्य है, अच्छी बात है। लेकिन अब बच्चे को ये भी जानना है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। बच्चे को ये भी कोई बताए तो कि भीड़ में खो जाए तो कैसे अपने माँ बाप के पास पहुँचे, या अनजान आदमी को कैसे ट्रीट करना है। ये नए दौर की ज़रूरतें हैं, ये मिसिंग है। इन सब चीज़ों ने बहुत अंदर से पुश किया कि नहीं, कुछ ऐसा गढ़ना पड़ेगा जो इन सारी समस्याओं को एड्रेस करे। तब हमने टपकी नाम का कैरेक्टर गढ़ा, जिसके पास सुपर पावर नहीं है, हर बात में टपकती है, लेकिन टपकने के बाद गिरने या संभलने के हिसाब से सीखती है, और सीख कर फिर एक आइडियल कैरेक्टर के तौर पे बच्चों के सामने प्रस्तुत होती है। बच्चे उसे सीख जाते हैं। एक और हमने चीज़ का ध्यान रखा कि कहानी के आखिरी में कहानी से क्या संदेश मिलता है वाला बोझ ना हो कहानी में,
बच्चा हर लाइन में कुछ ना कुछ सीखता बहुत है, बड़ी बात। पढ़ता जाए, सीखता जाए, सहजता से उसका आत्मसात करता जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर हमने ये कैरेक्टर कितनी प्यारी बात गढ़ा है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। और हमें मतलब ये एहसास भी नहीं होता कि आप कैसे देखिए, हम मेल शोविनिस्ट जो हाँ, माइंडसेट है। अरे सर, आपने कैसे वो कितनी बड़ी control बात करना कह दी, चाहिए। आपने कितना सही टॉपिक आपने छेड़ा है। आप देखिए कि बचपन में हमने आपने क्या सुना, नागराज सुना, सब सुपर कमांडो ध्रुव, उसके भी पहले जाइए, कॉमिक्स की दुनिया के और पहले जाइए तो हमारे घरों में जो कहानियां सुनाई गई हैं, तो 7 समंदर पार से पंखों वाले घोड़े पे सवार राजकुमार आता है और क्या करता है, तो या तो कहीं खजाना पा जाता है या किसी राजकुमारी को लेके अपने देश चला जाता है, या किसी कुएं में घुसता है, वहाँ तिलिस्म। तो ये सब क्या है? यही सब सुन के जब बच्चे बड़े होते हैं तो बंगाली बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर वो यही बच्चे हैं, यही बच्चे हैं, और कोई दूसरी दुनिया के बच्चे नहीं है। ठीक बात है। तो आपने उनका बेसिक ही खराब कर दिया। मेल शोविनिस्ट की बात करी, मुझे अच्छी तरह से याद है बचपन की जो किताब हमारी केजी वाली रही होगी हिंदी की, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। अब उसमें देखिए क्या सिखाया जा रहा है कि पहले क्या होता है, अक्षर सिखाते हैं, फिर सरल शब्द सिखाते हैं, फिर उन सरल शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना सिखाते हैं। यही बिल्कुल सही तरीका होता है सिखाने का। यही हमको भी सिखाया गया, लेकिन उसमें क्या सिखाया गया? उसमें सिखाया गया, मुझे याद है, सीता खटपट मत कर घर चल, राम बाहर जा और खेल। ये 2 लाइनें हैं किताब के अंदर। अब आप क्या सिखा रहे हैं? बच्चे के सटल सब कॉन्शियस माइंड में आप ये फीड कर रहे हैं कि अगर लड़का है तो बाहर जाके खेल सकता है और लड़की है तो उसका काम घर में रहना है। आपने भर दिया बच्चे के दिमाग में। तो आप जो है ऐसे ही पेट्रियार्की को सींच कर बड़ा कर रहे हैं और ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे आप कल को पढ़ लिख लेंगे और बहुत चालू और तेज़ हो जाएंगे तो कहेंगे कि मैंने अपने घर की औरतों को आज़ादी दे रखी है, मैं उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक बाहर भेजता हूँ पढ़ने के लिए। मैं ही तय करता हूँ कि वो कितने बजे से कितने बजे तक बाहर रहेंगी, मैं ही तय करता हूँ कि वो क्या पढ़ेंगी। और ये कहने में बिल्कुल मैं शर्माता नहीं हूँ, इनहेरेंट है ना ये तो। हाँ, अभी मैंने देखा ट्विटर पे एक चर्चा चल रही थी और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको पकड़ेंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना के, और एक यूपी बोर्ड या किसी एक राजस्थान बोर्ड की कोई हिंदी की किताब है बच्चों की, उसमें एक कविता है जिसमें एक लड़की जो है सर पे टोकरी रख के आम बेच रही है और स्थानीय भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए इस लड़की को छोकरी कहा गया है। मतलब बहुत सारे लोग, पूरी भीड़ है, मतलब एक के दुक्के नहीं, भीड़ है जो उस छोकरी शब्द के प्रयोग पर एतराज़ कर रही है। लोग आर्गूमेंट दे रहे हैं, काउंटर आर्गूमेंट दे रहे हैं। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि यार सर वो सब तो छोड़ो, ये देखो कि ये चित्र कितना गलत संदेश देता है कि इस छोटी सी बच्ची को, बच्चा भी नहीं है, अच्छा। अब देखिए कितनी चीज़ें इसमें घुसी हुई हैं, वो लड़का नहीं है, वो लड़की है और इस उम्र में सर पे आम रख के उसे बेचना पड़ रहा है। ये चित्र हम बच्चे के जहन में, उसके कोमल मन में, कच्ची मिट्टी सामान है उसका, उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। छोकरी छोड़ो ना, ये देखो ना आप पहले। तो हम अपने फाउंडेशन को भी ठीक करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हमें पढ़ाई, सिखाई, बतलाई गई हैं उसको भी देखने की, परखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे क्या चेंज किया जाए। कि मैं आपको बताऊँ, बड़ा मुझे अच्छा लगा। अब बेटा मेरा 12 साल का हो गया है, मैं उसके साथ बैठा एक दिन, तो मैं उसको गाहे बगाहे बताता रहता हूँ किसी को जज नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि कहना ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे किसी को हमको जज नहीं करना चाहिए बहुत गलत तरीके से। तो अलग अलग मौक़ों पे घटनाएं हुई हैं। अब मुझे बस ये देखना था कि वो सब कंसोलिडेट कर पा रहा है, वो सब रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मुझे खाली ये देखना था। और हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, हम बात करते हैं गॉड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, सबके ऊपर बात करते हैं हम लोग। जोया अभी छोटी है, बड़ी होगी तो उसके साथ भी करेंगे। तो उसने बताया कि पापा एक तो ये है कि किसी की फिज़िकल कंडीशन पे उसको जज नहीं करना चाहिए कि वो मोटा है या पतला है या किस रंग का है, दिव्यांग है, या इस पे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड। फिर उसने कलर कैसा है इसके ऊपर भी जज नहीं करना, वेरी गुड। और बताओ? मैंने पापा किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पे भी हमको जज नहीं करना चाहिए, वो अमीर है, वो गरीब है, इसके ऊपर भी हमको उसको जज नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और बताओ? मैंने कहा पापा किसी के ओपिनियन पे भी हमको जज नहीं करना चाहिए। 12 साल का बच्चा ओपिनियन पे जज करने के महत्व को समझ रहा है। मेरे लिए बहुत गर्व की क्षण थे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 12 साल का बच्चा समझ रहा है कि यार कोई अगर किसी बात पे अपनी राय रख रहा है तो उस पर जज मत, उसकी राय है, कोई एग्जिस्टेंस तभी तो आएगा। मैं भी अपनी राय रखूंगा, तुम भी अपनी राय रखोगे, यही तो सच्चा उदारवाद है। बोला ठीक है, इतना ही है और कुछ? तो बोलता है पापा जेंडर पे भी जज नहीं करना चाहिए। अरे वाह। मैं कहा बस अब काम पूरा हो गया पढ़ाई लिखाई का।
मैंने कहा, मैंने मेरा थोड़ा और अंदर जाके पूछता हूँ, जेंडर मतलब मेल फीमेल? मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। अब इसके आगे उसको नहीं पता जेंडर की डिटेल्स के बारे में। मैं कहा चलो इतना भी अगर समझ रहा है कि मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, तब भी ठीक है। मुझे लगता है कि ये किताबें अगर नहीं दे पा रही हैं तो माँ बाप के तौर पे हमको ये बच्चों को देना पड़ेगा। और किताबें नहीं दे पाएंगी, एक हाँ। किताबों की एक सरहद है हाँ। जो पेरेंटिंग कर सकती है, वो स्कूल्स भी नहीं कर सकते। जो स्कूल्स कर सकते हैं तो मेरे पास जो भी समय बचता है मैं इसी में बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करता हूँ। कितना समग्र जीवन जी रहे हैं यार आप तो। एक राजनेता भी हैं, अब इस बिखराव को समेटने की कवायद है, ये समग्र है आंदोलनकारी कि भी नहीं पता हैं, नहीं। टीवी पर डिबेट भी कर लेते हैं, किताबें भी लिख रहे अरे हैं, कुछ आदर्श हम पिता जैसे की लोग ना भी कुछ नहीं कर पाते, सत्यानाश हो जाते हैं। सत्यानाश। ये सत्या और नाश को ये जोड़ने की तम ये कहाँ कब इसका इजाद हुआ? ये तो सच में नाश हो जाए तो सत्यानाश हो गया। अच्छा, सच में नाश हो जाए। इन केले के पेड़ों के बीच में बैठकर आपको अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर एक सपने के बारे में कुछ याद आता? अब वो एक दुखती भी रख है मेरी। मुझे आज भी ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल ये दुनिया समझेगी कि कुदरत के जितना करीब रहेंगे ज़िंदगी उतनी खूबसूरत रहेगी, उतनी बेहतर रहेगी। अभी नहीं समझ रहे हैं लोग। मैंने कोशिश करी थी कि जब मैं हांगकांग से लौटा ही था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को एनकरेज किया जाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लोगों के बीच लेके लाया जाए, और ऐसा करने की कवायद में आई फेस लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस। बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। मैं साक्षी हूँ इस जर्नी का, आपकी और मेरी दोनों। बहुत कोशिश करी लेकिन लोग समझ नहीं पाए। आज देखिए क्या हो रहा है, हम किश्तों में इस बात को समझ रहे हैं। किसी की किताब थी, मैंने पढ़ा था कि एक दौर ऐसा आएगा जब लोग गरीबी खरीदेंगे। अब क्या हो रहा है कि नेचुरोपैथी सेंटर जाइए, मड थेरेपी कीजिए, बर्फ़ थेरेपी कीजिए, आइस थेरेपी कीजिए, पलाना मैग्नेट थेरेपी, स्टोन थेरेपी। हम कुदरत के करीब जा रहे हैं। हम जाते हैं मानव संग्रहालय तो वहाँ झोपड़ियाँ और चक्की देखने की, जिसको हमने बचपन में यूज़ किया हुआ है, उसको देखने की 25 रुपये की 50 रुपये की टिकट लेते हैं। गरीबी खरीद रहे हैं हम। यही सब कुछ हम अगर सहजता से स्वीकार कर लें, पर स्वीकार कैसे करें? अब हमें जीने की तो आदत नहीं है। एयर कंडीशन कमरा है, अब उससे बाहर कैसे निकलें? उसको उसके बगैर तो गर्मी होगी और गर्मी हमसे झेली नहीं जाएगी। अब हम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हैं कि एयर कंडीशन जितना छेद बड़ा कर रहा है ओजोन की परत का, वो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के स्किन कैंसर को डेवलप करने में सहायक होगा। इस बात से हम बिल्कुल बेफिक्र हैं। आज हम ऑक्सीजन चिल्ला रहे हैं। तो कुदरत के जितना करीब होंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि वो पेड़ बचाओ, कुदरत बचाओ, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। अरे वो तुमको बचा रहा है, तुम कहाँ बचा रहे हो बॉस? तुम उसको बचा के अपने को ही बचा रहे हो एक्चुअली। तो और सबसे बड़ा अजीब सा आयरनी ये है शालीन जी कि सारे इसके रेसिपिएंट हैं। इससे उपजी जो समस्या है उसके रेसिपिएंट सारे हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करने के प्रयास थोड़े लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको इसमें लगना होगा, धीरे धीरे ही सही, पर वो दौर आएगा जब लोग इस बात को समझेंगे कि बग़ैर केमिकल की फार्मिंग कितनी ज़रूरी है। हम कैसे धरती को धीरे धीरे करके ये खाद डाल के, ये केमिकल डाल के और ज़्यादा बंजर कर रहे हैं उत्पाद बढ़ाने के चक्कर में। इस बात को लोग समझेंगे ज़रूर। समझाने की कवायद, वो कहते हैं ना कि कोई जागे या ना जागे ये उसका मुकद्दर है। हमारा फ़र्ज़ आवाज़ लगाते रहना। क्या तो हम आवाज़ लगाते रहें, जो होगा देखेंगे। उपभोक्ता के नाते ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने घर में? जी बिल्कुल। हमने अपने घर से प्लास्टिक ख़त्म कर दिया, ज़ीरो प्लास्टिक। मतलब अब कोई ज़बरन कोई दे के चला गया हमारे घर में तो अलग बात है, अदरवाइज़ हम कॉपर यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं अपने घर में। इसके अलावा शक्कर हमने अपने घर में बिल्कुल प्रयोग बंद है। हम गुड़ यूज़ करते हैं। अपने खेत से लाया हुआ हम अनाज यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं। तेल भी अपने गांव से लेके आते हैं, हमेशा लेके आते हैं 5 किलो 10 किलो 20 किलो, जब भी कोई गया अपना वहाँ से मंगवा लिया। घी भी हम गाय का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक वही यूज़ करते हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं हम। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, जो भी आसपास घी की बात की, वहाँ से गाय की आवाज़ आती है। तो कार्बन फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की। सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, जैसे बाध्यता है, लॉकडाउन है, पड़ोस की दुकान में जो अवेलेबल है उसी को लेना पड़ेगा, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ मिल जाए। तो वो हम लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं और बहुत मिनिमलिस्ट तरीके से इसको हम करने की कोशिश करते हैं। सो वी ट्राइंग आवर बेस्ट। बाकी ये जितना ज़्यादा इंकरेज करेंगे हम, उतना ज़्यादा आसपास इन चीज़ों की उपलब्धता बढ़ेगी और दोनों को फ़ायदा होगा। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी फ़ायदा है, जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी फ़ायदा होगा। हमें शायद एहसास नहीं होता, ख़ासतौर से अब आने वाले समय में बच्चों
को तो बहुत मुश्किल है। शहरों में ये सब कोयल की गूंज, बटरफ्लाइज जो हम आम बैठे देखते थे, तितलियां जो देख लेते थे, वो सब केमिकल फार्मिंग ने कैसे गौरैया खत्म कर दी। गौरैया खत्म हो गई। खत्म हो गई। बेसिकली आप देखिए धीरे धीरे हमने क्या किया, Coexistence हमारा जो के system इकोसिस्टम था ना, इकोसिस्टम में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी किताब में 7वीं 8वीं में रहा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं, और वो कंज्यूमर का हर एक लेवल पे जो कंज्यूमर है, सुपर कंज्यूमर तो ह्यूमन बीइंग है, हर एक लेवल पे जो कंज्यूमर है उसका अपना रोल है इस इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में। और हमने अपने जो अननेचुरल इंटरवेंशंस हैं उनकी वजह से अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग किस्म के कंज्यूमर्स को एक्सटिंक्ट कर दिया है। गौरैया ख़त्म हो गई तो कीड़े मकोड़ों को जो एक समय के बाद वो खा जाती थी, जब कीड़े मकोड़े मिट्टी में से निकल रहे हैं, जो हार्मफुल कीड़े हैं, टिड्डे हैं, उनको गौरैया खा जाती थी, अब वो नहीं खा रही है तो टिड्डियाँ पनप रही हैं, और पनप रही हैं तो पेड़ों पौधों में लग रही हैं, फसल में लग रही हैं, उनका नुकसान कर रही हैं। चूहों का अपना महत्व था, कीड़ों का जो पिल्लू होते हैं उनका अपना अलग महत्व था खेती के अंदर, किसानी के अंदर। तो हम इनको अगर नष्ट करेंगे तो इनको नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं। कुदरत को नष्ट करके आप वो नहीं, आप अपने को नष्ट कर रहे हैं। और इसको मेंटेन करने की कोशिश, यहाँ देखिए आप बैठे हुए हैं, कोयल की आवाज़ लगातार आ रही है, इस आवाज़ को अभी यहाँ से 25 किलोमीटर अंदर चला जाके शहर में सुनने की कोशिश करिए आप। आसमान साफ ढूंढिए, रात में तारे ढूंढने की कोशिश करिए आप, नहीं हो पाएगा। तो नतीजा क्या हो रहा है, फिर हमको वो चमकने वाले, अंधेरे में चमकने वाले फ्लोरेसेंट स्टिकर जो होते हैं वो लगाने पड़ते हैं अपने घरों की छतों पे, ये बताने के लिए बच्चे को कि बेटा ये चांद है, ये तारा है, ये फलाना। आसमान साफ रखते, धुएं से मुक्त रखते तो आसमान साफ दिखता, बच्चों को सब समझ में आता। जुगनू वो भी गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। जुगनू तो बच्चों को पता ही नहीं है क्या होता है, आपको यूट्यूब वीडियो में दिखाना पड़ता है। हाँ, मतलब जुगनू नहीं पता बच्चों को, वो जो छुई मुई वाली घास होती है वो बच्चों ने नहीं देखे हुए हैं। ये बचपन के अचरज हमारे जो हुआ करते बच्चों ने नहीं देखे। गैजेट्स की इस दुनिया ने बचपन को हमारे से वो भी नहीं समझ में आ रहा बच्चों को। बच्चों का मोबाइल फ़ोन सबसे अच्छा दोस्त नहीं, गली में जाओ, खेल के मैदान में जाओ, असल दोस्त वहाँ है। तो ये हम लोग ही वो लोग होंगे जिनको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा अगर हम समय पे नहीं जाएंगे तो। कर रहे हैं हम आज भी। आने वाले समय में कैसे देखते हैं आप देश की और दिल्ली की राजनीति को? देखिए, दिल्ली ने पूरे देश को उम्मीद दी है, भरोसा दिया है कि सलीके से, ईमानदारी से पढ़े लिखे लोग राजनीति करें तो राजनीति हो सकती है, चुनाव लड़ें तो लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। पहले भरोसा नहीं था, लोगों को लगता था कि यार राजनीति तो बग़ैर बाहुबलियों के, दबंगई के और पैसों की ताकत के लड़ना असंभव है। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की राजनीति ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस मिथ को ख़त्म कर दिया है। उम्मीद जगी। अब दिल्ली से उपजी इस उम्मीद की तरफ देश के बहुत सारे राज्य भरोसे के साथ देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की अपनी सीमाएं हैं, हमारे संसाधन सीमित हैं, पंख पसारना चाहते हैं, हम अपनी परवाज़ तय करना चाहते हैं, लेकिन उन सीमित संसाधनों में हम हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, हम हर जगह चुनाव नहीं लड़ सकते, लिहाजा अपने आप को सीमित रखना पड़ रहा है। देश की राजनीति की बात तो दूर है, हम तो भी आसपास के 2-4 राज्यों में चुनाव लड़के और जो बदलाव का हम सपना लेकर चलते हैं उसे लागू कर पाएँ, ये हमारे लिए अगला पड़ाव होना चाहिए, हमारे लिए अगला पड़ाव है भी। हम उस कोशिश में लगे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक पूर्ण राज्य आम आदमी पार्टी को मिले तो पूरे देश का भरोसा जो है और मजबूत होगा आम आदमी पार्टी के किस्म की सियासत में। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, यूपी के अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैं यूपी की बात करूं जहां मैं इन्वॉल्व रहा हूं तो बड़ा बेहतरीन परिणाम आया है। 85 जिला पंचायत सदस्य हमारे जीते हैं, लगभग 40 लाख वोट मिले। हमने जितने सीटों पे कैंडिडेट उतारे 8.5% वोट मिले। मैं जिस ज़मानिया कस्बे का हूँ वो एक विधानसभा क्षेत्र है और बहुत थोड़े लोग हैं वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की टोपी और झंडा पहनते हैं, बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। 17,000 वोट मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग बड़ी उम्मीद से हमारी ओर देख रहे हैं, राह तक रहे हैं हमारी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव की बयार जो है दिल्ली से निकल ही रही है, बाकी राज्यों में पहुँचेगी और बदलाव और की जो सियासत का सपना हमारी आंखों में वो बाकी राज्यों में भी सच होता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े भाई से बात कर रहे हैं और बड़ी मुद्दत के बाद बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप भाई। दिलीप भाई, आपने कहा था कि कुछ आप पढ़ के सुनाने वाले हैं, कुछ कविता आपने लिखी है। हाँ, लिखी है। मैं मतलब पढ़ने आता नहीं है, चूँकि मंचों की तमीज़ नहीं है और माँ शारदा ने स्वर नहीं दिए,
तो स्वर तो नहीं है, बट जो लिखा पढ़ा है टेढ़ा मेढ़ा वो हाँ, वो सुनाई मैं सुनाई। आपको, सब रो है हमारे यहाँ, सब पढ़िए बस। ठीक है। तो एक छोटी सी कविता है, माँ और पिताजी। क्या बात है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद कनेक्ट कर पाएँ कहीं, और कहीं भी एक जगह कनेक्ट कर पाए तो इसके लिखने का मकसद वहीं पूरा हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा कि माँ अपनी ममता और कोमलता लिए, तो पिता अपनी दृढ़ता और कठोरता के साथ हमेशा जिए मेरे लिए। तो पिता अपनी दृढ़ता और कठोरता के साथ हमेशा जिए मेरे लिए। कलम, किताबें, चप्पल, साइकिल, मेरी ज़रूरत की हर चीज़, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ मैं मांगूं उससे पहले ही दे दिए। मैं मांगूं उससे पहले ही दे दिए, बस ना दे पाए तो अपनी आँखों को चश्मे का नया फ्रेम, होली पर नया कुर्ता, या टहलने वाली छड़ी, और माँ को नई चूड़ियाँ, या साल में कभी एक बार वो चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी। और ज़्यादा कभी कहा तो गुस्से में आंखें तरेर कर चुप कर देते। ज़्यादा कभी कहा तो गुस्से में आंखें तरेर कर चुप कर देते। लेकिन मुझे हमेशा से पता था कि माँ अंदर से पिताजी हैं और पिताजी अंदर से माँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत Thank you. मन सोच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।